हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई साइंस प्लस चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेनरी लॉ डिस्कशन किए थे। बाद में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद में उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखा था और एक सॉलिड सॉल्यूशन के दो टाइप्स देखे थे। उसमें एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन था और दूसरा था इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो नॉर्मली हमने गैसेस के लिए डिस्कशन किया, तो उसमें वहां पे हमने क्या अप्लाई किया, हेनरी लॉ अप्लाई किया। सॉलिड सॉल्यूशन के केसेस में हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की जहां पे एक न्यू वर्ड, न्यू टर्म हमें देखने को मिलेगा, दैट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पहले होता क्या है, वेपर प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। वेपर प्रेशर का मतलब कि कोई भी सेम लिक्विड का वेपर फॉर्म हो और वो लिक्विड किसी एक क्लोज्ड चैम्बर में, क्लोज्ड वेसल में प्रेजेंट हो, तो जितना वो वेपर फॉर्म प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड सरफेस के ऊपर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तभी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। मींस कंसीडर करो कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर वेसल है और ये वेसल कैसा है, क्लोज्ड फॉर्म है। इसमें हमने कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड कंपोनेंट रखा हुआ है। अब अगर ये वोलेटाइल नेचर हुआ, वोलेटाइल मतलब लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, तो इसी लिक्विड के वेपर यहां पे प्रेजेंट होंगे। अब ये दोनों वेपर और लिक्विड दोनों सेम है, ये वेपर फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म है पर्टिकुलर कंपोनेंट का। सपोज एक कंपोनेंट को हम ए बोल दे रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और वेपर फॉर्म में भी। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो। कौन सी कंडीशन अटेन हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो लिक्विड से किस में जा रहे हैं, वेपर फॉर्म है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड और जो वेपर फॉर्म है दोनों के बीच में जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड, वो दोनों सेम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। ऐसी कंडीशंस में ये जो वेपर है लिक्विड का, ये लिक्विड सरफेस के ऊपर, जो अपर लिक्विड सरफेस है उसके ऊपर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज अ वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। गॉट इट? Okay, so definition will be pressure exerted by vapor phase of liquid over the surface of liquid at equilibrium is known as vapor pressure। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के ऊपर डिपेंडेंट होगा, लेकिन दोनों के बीच में कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। अब जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, पहला जो फर्स्ट टर्म होगा, वो फर्स्ट टर्म क्या होगा,
नेचर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट का नेचर कैसा है? नेचर का मतलब यहाँ पे हम पोलर नॉन पोलर ये डिस्कशन नहीं कर रहे, हम ये डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि जो लिक्विड कंपोनेंट है वो कंपोनेंट्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। मतलब अगर सेम लिक्विड है तो सेम लिक्विड के जो दो एटम्स है वो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कितना स्ट्रांग है। अगर हम बात करें कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हमने रीड किए हैं तो वहां पे हमने नॉर्मली 3 टाइप के देखे थे। एक लंदन फोर्स था, लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्स और तीसरा है डाइपोल इंड्यूस फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल वाले केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में फिर डाइपोल इंड्यूस्ड और फिर लंदन फोर्स। तो यहां पे नेचर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट का मतलब दैट इज डिपेंडेंट अपॉन intermolecular force between molecules of liquid। ये टर्म में हमें समझना है। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा तो वहां पे जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, अगर ये लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है ये मैक्सिमम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन या फिर वेपर फेज में कन्वर्ट होने की जो रेट है वो रेट क्या होगी? कम होगी। इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हुआ तो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। Therefore, if intermolecular force is more then vapor pressure will be less, and if intermolecular force is less then vapor pressure will be more in the case of liquid। और जो दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म था नेचर ऑफ लिक्विड, जो दूसरा टर्म है, दूसरा दैट इज अबाउट टेम्परेचर। अगर कोई भी लिक्विड है अगर उसको हम हीट करें तो क्या होगा? वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या? वहां पे लिक्विड कंपोनेंट्स जो वेपर फॉर्म में है वो इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ऐसे केस में वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सो देयरफॉर विथ इंक्रीज in temperature vapor pressure of liquid will increase। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस वेपर प्रेशर का और कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। इसके बाद में फर्दर हम डिस्कशन करेंगे कुछ लॉज, या फिर ऐसा बोल दें कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, वो डिस्कशन करेंगे, जो कि साइंटिस्ट राउल्ट्स ने दिया था, इसके लिए उसको राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं। Now we will discuss about vapor pressure of liquid liquid solution। अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब एक लिक्विड सॉल्यूट होगा और एक लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब ये दोनों केसेस के अंदर जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है दोनों लिक्विड फॉर्म में, तो ऐसा होगा कि अगर मैं एक कंपोनेंट ए शो करूं
और दूसरा जो कंपोनेंट है उसको बी शो करो। ठीक, मैंने सॉल्वेंट को कंसीडर किया है ए से और सॉल्यूट को मैं कंसीडर कर रहा हूं बी से। ठीक, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होंगे आपस में तो क्या मिलेगा, हमें सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन को मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं ए प्लस बी से। अब अगर हम वेपर प्रेशर जो अभी हमने डिस्कशन किया रिसेंटली, अगर हम वो देखें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट कौन सा है, ए। तो जो यहां पे वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, सिर्फ ए का आएगा। यहां पे सिर्फ कंपोनेंट कौन सा है, ए ही है। तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, सिर्फ ए की वजह से आएगा। तो कंसीडर करो कि वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं पी ए से, पी नॉट ए से, प्योर की। यहां पे बी के केस में जो वेपर प्रेशर फॉर्म होगा वो किसकी वजह से फॉर्म होगा, बी की वजह से फॉर्म होगा। तो उसे हम क्या बोले, पी नॉट बी से इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि होगा क्या, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों ऐड करने के बाद सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ए एज वेल एज बी। क्यों, क्योंकि दोनों वोलेटाइल नेचर वाले हैं, दोनों वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ए के ऊपर भी डिपेंडेंट करेगा और बी के ऊपर भी डिपेंडेंट करेगा, जिसके बेसिस पे साइंटिस्ट राउल्स ने एक रूल फॉर्म किया, एक लॉ फॉर्म किया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, the partial pressure of the partial pressure of solution containing liquid mixture, the partial pressure of solution containing liquid components will be directly proportional to the mole fraction of each component in the solution. अगर यहां पे हम पर्टिकुलर कंपोनेंट बोले तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ solution containing liquid components will be directly proportional to the mole fraction of each component in the solution. हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने प्रोपोर्शन में वो डिपेंडेंट है। तो कंसीडर करो यहां पे जो ए है जो बी है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कंसीडर द बाइनरी सॉल्यूशन contain A and B components. Mole fraction of A is XA and that of B is XB.
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A and B are PA and PB in the solution. सॉल्यूशन में जो A का प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो कितना PA और B का PB. तो होगा क्या? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या होगा? PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA. अगर सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है, XA जितना है, तो PA दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA. तो PB के लिए क्या होगा? PB is directly proportional to XB. प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो PA will be is equal to P नॉट A XA और PB will be is equal to P नॉट B XB. ये मिलेगा. अब इसके बाद में अगर A का प्रेशर सॉल्यूशन में हमें निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेयर P नॉट A एंड P नॉट B आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड B. A और B का प्योर फॉर्म है. प्योर फॉर्म मतलब सिर्फ A ही हो और यहां पे सिर्फ B हो. तो A का वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इतना होगा, B का वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इतना होगा. तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आएगा? देयरफॉर टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB. तो यहां पे जो P टोटल मिलेगा हमें, दैट P टोटल विल बी इज इक्वल टू क्या होगा? PA होगा प्लस PB होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ A in the solution plus vapor pressure of B in the solution, that will be equal to total vapor pressure of the solution. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा हमें? that will be equal to P नॉट A XA plus P नॉट B XB. that will be our formula. Further we will discuss more about this equation. उसके बारे में और देखेंगे और कुछ ग्राफ है, ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, वो हम डिस्कशन करेंगे. अब अगर ये इक्वेशन को फर्दर हम लें तो क्या मिलेगा? वी नो दैट टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? 1 होता है. तो इसके लिए ये सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? XA प्लस XB विल बी इज इक्वल टू 1. देयरफॉर क्या हो जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B. XB की जगह पे क्या आएगा? XB विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA. सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस XA और
P total will be is equal to P naught B, P naught A x A plus P naught B minus P naught B x A, और P total is equal to P naught B पहले ले लेता हूँ, P naught B प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, एक्स ए कॉमन, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये मिलेगा। सिमिलरली अगर हम एक्स ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा हमें ये भी फॉर्मूला मिल सकता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो हमारे पास में टोटल फॉर्मूलास 3 हो जाएंगे, उसमें से कोई भी आप एक ही रेफर करो या फिर वही याद रखो, वो आपके लिए बेटर। नाउ रॉल्स ने सेम मेथड अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तब क्या होगा। यहां पे वेपर प्रेशर और यहां पे मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन है तो पूरे सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर करो यहां पे सिर्फ हमारा क्या है, कंपोनेंट कौन सा है, सॉल्वेंट का, ए हमने कंसीडर किया था। उसके बाद यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि एक्स बी है 1 जितना, यहां पे हमारा कंपोनेंट ए, तो यहां पे कंपोनेंट बी का क्या आएगा, एक्स बी का कितना आएगा, 0 आएगा, और यहां पे एक्स ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट है, ध्यान देना। तो यहां पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट हुआ हमारा, ए का हुआ, तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ए की वजह से आएगा। इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ए की वजह से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए बोलेंगे। और यहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा, तो यहां पे सिर्फ बी है, तो इसका वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, तो सिर्फ बी की वजह से आएगा। कंसीडर करो यहां पे, तो वो क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया। क्लियर है इतना, ए का था वेपर प्रेशर पी नॉट ए, एक्स बी का था, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सिर्फ उसकी वजह से। नाउ व्हाट बिटवीन दीज टू, जैसे हम यहां से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एक्स ए का कुछ अमाउंट कम होगा और एक्स बी का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा होगा। तो ये ग्राफ कुछ हमें ये फॉर्म में मिलेगा कि ये पॉइंट यहां पे मिलने वाला है, ये फॉर्म में। सिमिलर अगर रिवर्स देखें इसको, तो ये ग्राफ हमें कुछ ये फॉर्म में मिलेगा, ठीक, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। अब ये किसको इंडिकेट करेगा और ये किसको इंडिकेट करेगा, दैट विल इंडिकेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें से भी सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के, तो कौन से कंपोनेंट का, तो ये ए के लिए है, तो दैट विल बी इज इक्वल टू पी ए विल बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए को इंडिकेट करेगा, और ये जो है वो किसके लिए, बी के लिए ना, तो ये इंडिकेट करेगा किसको, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, तो पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। अगर हम सिर्फ ये ग्राफ को देखें तो अगर मैं पी नॉट ए और पी नॉट बी को मैच करूं, ये दोनों को, तो ये किसके लिए मिलेगा, दैट इज पी टोटल, पूरे सॉल्यूशन का मिलेगा, विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसमें
सिंपल, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें या फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें तो ये पी ए कौन सा मिलेगा हमें ग्राफ से, ये वाली वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करें तो हमें पी ए की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करें, जो स्लोप मिल रहा है वो किसके लिए मिलेगा, पीबी के लिए मिलेगा। और ये पूरा जो मिलेगा दैट इज फॉर सॉल्यूशन पी टोटल के लिए, सो दैट इज द ग्राफ। ऑल दिस अबाउट राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट या फिर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये टर्म में हमें कौन सा फॉर्मूला रेफर करना रहेगा, या तो ये फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला, या तो ये तीनों फॉर्मूलाज हमें याद रखना है। सिंपल है कि आप ये याद रखो, बाद में एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, वो तो हमें पता है। इसके बेसिस पे फिर हम न्यूमेरिकल भी डिस्कशन करेंगे। अभी एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram dichloromethane at 298 Kelvin. तो सबसे पहले दोनों लिक्विड फॉर्म में, डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म भी, ठीक। तो क्लोरोफॉर्म दैट इज P of CHCl3, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दिया तो P नॉट होगा, कितना दिया है 200 mmHg, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और P नॉट डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो का मतलब Cl2, मीथेन का मतलब CH4 होता है, तो उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा करके क्या रखा क्लोरीन, तो CH2Cl2, कितना दिया है 415 mmHg। P नॉट की वैल्यू मिल गई। ओके, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, P टोटल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या है हमारा, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। तो P नॉट A P नॉट B तो मिल गया, एक्स ए और एक्स बी चाहिए हमें, तो एक्स ए और एक्स बी के लिए क्या करेंगे हमें, x ऑफ CHCl3 मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। सेम x ऑफ CH2Cl2 जो B है सेकेंड है, उसके लिए क्या होगा n ऑफ CH2Cl2 या फिर दैट इज 1 माइनस x ऑफ CHCl3। टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो यहां से डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब मोल्स चाहिए, तो मोल्स के लिए क्या चाहिए, मास और मोलर मास। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर ले मोलर मास ऑफ CHCl3, तो ये कुछ आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 होता है। देन मोलर मास ऑफ CH2Cl2, तो कार्बन का कितना 12 और 2 12 हो जाएगा कार्बन का, 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 तो 71, कितना आएगा 125 718 85 ग्राम पर, सॉरी 85 नहीं, 85 ग्राम पर। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद में मोलर मास मिल गया, मोल फ्रैक्शन, मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ CHCl3 एंड मोल्स ऑफ CH2Cl2, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना दिया है 25.5 ग्राम,
मास कितना दिया क्लोरोफॉर्म का 25.5 डिवाइड बाय 119.5 इक्वल टू एन ऑफ CH2Cl2 कितना आएगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास कितना दिया है 40, तो 40 डिवाइड बाय 85, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करें हम, x ऑफ CHCl3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा, फिर दोनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 25.5 डिवाइड बाई 119.5, डिवाइड बाई 119.5 करेंगे तो कितना आएगा 0.213 मोल्स आएगा। और बाद में फिर n ऑफ CH2Cl2 है तो इसमें क्या है 40 डिवाइड बाई 85 तो कितना आएगा उसका, दैट विल बी इज इक्वल टू 0.470। x ऑफ CHCl3 क्या था, n ऑफ CHCl3 मींस 0.213 डिवाइड बाई 0.213 प्लस 0.470, इसको सॉल्व करो, n ऑफ CHCl3 डिवाइड बाई n ऑफ CHCl3 प्लस n ऑफ CH2Cl2, उसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0.312 तो x ऑफ CH2Cl2 कितना आएगा, that will be equal to 1 minus 0.312 that is equal to 0.688 कितना मिलेगा। P of CHCl3 is equal to क्या होगा P नॉट A और X A और P नॉट CHCl3 और X of CHCl3, P CH2Cl2 क्या होगा P नॉट CH2Cl2 इंटू X CH2Cl2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कितना है 200 इंटू 0.312 0.312 और इसका कितना आएगा P नॉट कितना दिया है 415 इंटू 0.688 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 62.4 और mmHg होगा यूनिट और इसका कितना आएगा 285.5 mmHg। तो हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेटर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन तो निकाल लिया, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा P ऑफ CHCl3 प्लस P ऑफ CH2Cl2, दोनों को ऐड करो 62.4 प्लस 285.5 इज इक्वल टू कितना आएगा 549, 5 और 2 7, 8 और 6 14, 2 और 1 347.9 mmHg। Therefore, P total or P of solution is equal to 347.9 mmHg। ये होगा हमारा फाइनल आंसर।